तो दोस्तों, मैं और रविंद्र संजू भैया के जाने के बाद काफी देर तक ब्रह्मास्त्र की चर्चा करते रहे और अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते रहे ब्रह्मास्त्र का राज जानने के लिए। किंतु हम दोनों किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और उसके बाद हम दोनों वहां से अपने अपने घर चले गए। जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा संजू भैया अपनी हीरो साइकिल लेकर कहीं गायब थे। मैं समझ गया कि वे बाजार में ब्रह्मास्त्र की तैयारी करने गए हैं। थोड़ी ही देर बाद संजू भैया घर वापस आ गए। उनके हाथ में एक झोला था जिसमें कुछ सामान भरा हुआ था। मुझे देखकर संजू भैया ने मेरी तरफ एक कातिल मुस्कान उछाली और झोला लेकर अंदर वाले कमरे में टांग के ऊपर उस झोले को रख दिया। मैं उनके पीछे पीछे आकर उनके क्रियाकलाप देख रहा था। संजू भैया अब मुझसे मुखातिब हुए। दीपू बाबू, यदि तूने इस झोले को छूने की कोशिश भी की तो मैं तेरी पापा से भी ज्यादा ठुकाई करूंगा। सुनकर झोले के सस्पेंस से थरथराया मैं मायूस होकर बोल पड़ा, मारो मारो, तुम भी मुझे मारो। मैं तो एक सरकारी सामान हूं जिसे जो चाहे आते जाते कूट काट कर निकल लेता है। तुम्हारे हाथ में भी हर समय खुजली होती रहती है जो मासूम बच्चे पर हाथ साफ करते रहते हो। मेरा प्रलाप सुनकर संजू भैया बोले, अबे फंटी, मैं तुझे इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि तेरे उतावलेपन से पापा की निगाह यदि इस झोले पर पड़ गई तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और वैसे भी मैं कल सुबह तो तुझे पूरा प्लान बता ही दूंगा। संजू भैया के दिलासे के बाद मैं शांत हो गया। उसके बाद कोई नई बात नहीं हुई। उन दिनों रात को सभी लोग छत पर ही सोया करते थे। रात को छत पर सोने से पहले करीब 9 बजे छत पर 2 बाल्टी पानी डालकर छिड़काव का पहला राउंड होता था। उसके आधे घंटे बाद छिड़काव का दूसरा राउंड होता था। फिर छत पर सबके लिए निवाड़ वाली खटिया बिछाई जाती थी। खटिया पर झक सफेद चादरें भी बिछाई जाती थी। यह सब कार्य हम दोनों के कर कमलों से ही संपन्न होता था। खटिया बिछाने के बाद हम दोनों नीचे चले जाते थे। खाना खाकर करीब 10 बजे सब लोग सोने के लिए ऊपर आते थे। इस समय तक हमारे पलंग काफी ठंडे हो जाते थे। यह बात तो बिल्कुल तय थी कि छत पर लेटते ही नींद तो नहीं आती थी क्योंकि शुरू में हवा नहीं चलती थी। किंतु जैसे जैसे रात गहराती थी वैसे वैसे हवा तेज चलने लगती थी और हम सब कब निंद्रा देवी की गोद में मीठी नींद लेने चले जाते थे ये पता ही नहीं चलता था। सुबह चिड़ियों की मीठी चहचहाटों के साथ हमारी नींद खुलती थी। सभी लोग एक भरपूर और मीठी नींद के आगोश से बिल्कुल तरोताजा होकर उठते थे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आज आप चाहे कितने भी मुलायम गद्दों पर एसी, कूलर या पंखे की हवा में सोने की कोशिश करें, जो सुकून भरी और मीठी और तरोताजा करने वाली नींद छत पर आती थी वो नींद आपको बंद कमरों में कभी नहीं आ सकती है। मां सबसे पहले उठती थी और सबके लिए ऊपर छत पर चाय बनाकर ले आती थी जो हमारे लिए सोने पे सुहागे की तरह होता था। उसके बाद हम लोगों की एक शानदार सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ होती थी। यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि दानौली में चूंकि पानी की शॉर्टेज थी इसीलिए अक्सर मैं और संजू भैया बिना कुल्ला किए चाय सड़ोप लिया करते थे। हमारी छत से लगी हुई छत रविंद्र की थी। रविंद्र की छत पर खटिया नहीं बिछाई जाती थी। रविंद्र जमीन पर गद्दे बिछाकर सोया करता था।
तो जनाब, उस दिन भी सुबह की चाय पीने के बाद मुझे और संजू भैया को छोड़कर सभी लोग नीचे चले गए। मैंने बगल वाली छत पर अभी तक सोए पड़े रविंद्र को आवाज देकर उठा दिया। रविंद्र तुरंत उठकर हमारी छत पर आ गया और हम दोनों ने संजू भैया को घेर लिया। अब मैं सबसे पहले बोला, संजू भैया, अब बहुत हो गया। सस्पेंस के मारे मेरी नेकर बार बार गीली हो जा रही है। अब जल्दी से बताओ, ये ब्रह्मास्त्र क्या है? रविंद्र भी बोल पड़ा, हाँ संजू भाई साहब, मुझे भी सारी रात पतंगबाजी के ही सपने आते रहे। अब जल्दी से ब्रह्मास्त्र पर से पर्दा हटा दो। अब हम दोनों की बात सुनकर संजू भैया अपने होठों के कोरों से मुस्कुराते हुए बोल पड़े, देखो बेटे, ये ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि ये जो बड़े बड़े पतंगबाज होते हैं, ये अपना मंजा स्वयं अपने घर पर बनाते हैं। इस होममेड मंजे की खास बात होती है मंजे में मिलाया जाने वाला कांच। मंजे में कांच की कई सारी लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। मंजे पर कांच की जितनी ज्यादा लेयर्स चढ़ाई जाएंगी, मंजा उतना ही पैना तथा झक्कास बनेगा। मंजे पर कांच की लेयर्स चढ़ाने के लिए सरेस का इस्तेमाल होता है। मैं कल रात पहले ही 1 रुपए की रील, सरेस और काला रंग खरीद लाया हूं। टाड़ पर एक फ्यूज ट्यूबलाइट और 2 फ्यूज बल्ब भी मैंने अपने कब्जे में कर लिए हैं। संजू भैया का पूरा प्लान सुनकर हम दोनों भौचक्के रह गए। मैं बोल पड़ा, संजू भैया, तुम्हारा प्लान तो बहुत खतरनाक है, किंतु ये मंजे पर कांच की लेयर्स हम में से कौन चढ़ाएगा? संजू भैया बोले, मैं जानता था कि कांच का नाम सुनकर तुम दोनों की फूंक सरक जाएगी, किंतु घबराओ मत। इस ऑपरेशन का बॉस मैं ही हूं, इसीलिए इस खतरनाक काम को अंजाम भी मैं ही दूंगा। तुम लोग बस मेरे असिस्टेंट का रोल प्ले करना। और वैसे भी ये बच्चों का खेल नहीं है। जरा सी नजर चूकते ही खून की नदियां बह जाएंगी। अब रविंद्र बोल पड़ा, संजू भाई साहब, ये तो बताओ कि ऑपरेशन कब व कहाँ होगा, क्योंकि यदि पापा या बाबूजी को इसकी भनक भी लग गई तो हाथ पैर टूटना बिल्कुल तय है। अब संजू भैया मुस्कुराते हुए बोले, अबे टिपलू, तुम्हारे बॉस यानी संजू दी ग्रेट ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ये ऑपरेशन आज ही दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा और जगह होगी तेरे घर का चौका। दोपहर को जब पापा सो जाएंगे, तब मैं और दीपू चोरी से दबे पांव छत के रास्ते तेरे घर आएंगे और मैं धीरे से गाऊंगा, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ये गाना सुनकर तू दरवाजा खोल देना और हाँ, बाबूजी के कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देना, जिससे वे बाहर आकर हमारा ऑपरेशन न देख पाए। वैसे तेरे बाबूजी बहुत गहरी नींद सोते हैं। संजू भैया का प्लान सुनकर हम दोनों के चेहरे चमकने लगे। मैं रविंद्र से बोल पड़ा, रविंद्र, मैं तेरे से कल ही कह रहा था कि संजू भैया का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और वैसे भी ये आजकल वेद प्रकाश शर्मा के जासूसी नॉवेल बहुत चटकारे लेकर पढ़ते हैं। इसी वजह से संजू भैया ने क्या धांसू कुर्ता फाड़ फूल प्रूफ स्क्रीन बनाई है। अब दानवली के नामी पतंगबाजों की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर आने वाला है। रविंद्र भी बोल पड़ा, मान गए संजू भाई साहब,
पता नहीं इतने बेशकीमती और नायाब आइडिया कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाते हो। हम दोनों की तारीफ सुनकर संजू भैया ने तुरंत अपनी गर्दन अकड़ा ली और शर्ट के दोनों कॉलर खड़े कर लिए और बोल पड़े। ठीक है, अब बस करो। दीपू, मैंने वैसे तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तू बस एक धूप का काला चश्मा और थोड़ा बड़ा सा कॉटन का कपड़ा अरेंज कर लेना। मेरे हां कहने के साथ ही हमारी सभा समाप्त हो गई। मैंने नीचे घर में घुसते ही राजू भैया का एक पुराना काला धूप का चश्मा स्टोर रूम से बरामद करके संजू भैया वाले झोले में ही डाल दिया। तो दोस्तों, दोपहर 2 बजते ही हमारे घर में हमेशा की तरह घुप अंधेरा कर दिया गया और सभी लोग दोपहर की मीठी नींद में डूब गए, सिवाय मेरे और संजू भैया के। 15 मिनट बाद मैं और संजू भैया बेआवाज घर से बाहर निकले। संजू भैया के हाथ में सामान वाला झोला था। तभी मुझे याद आया कि मैंने कॉटन का बड़ा कपड़ा नहीं लिया है। अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने जब कपड़ा ढूंढना शुरू किया तो बरामदे के सामने लगी रेलिंग पर पड़ी राजू भैया की लुंगी पर मेरी निगाह अटक गई। मैंने बिना सोचे विचारे लुंगी अपने कब्जे में कर ली। अब हम दोनों छत के रास्ते रविंद्र के घर की छत पर लगे दरवाजे के सामने खड़े हो गए। दरवाजा अंदर से बंद था। संजू भैया ने प्लान के मुताबिक अपने हाथ के नाखून से दरवाजे को 2-3 बार नॉक किया और ये गाया, अरे प्रीतम आन मिलो, अरे प्रीतम आन मिलो, अरे प्रीतम आन मिलो। तीसरी बार में रविंद्र ने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद हम तीनों जीने उतर के रविंद्र के चौके में पहुंचे। चौका काफी बड़ा था, शायद 20 बाई 15 का साइज था। सबसे पहले हम लोगों ने चौकी की एक दीवार से दूसरी दीवार तक रील को कीलों की सहायता से फैला दिया। उसके बाद संजू भैया ने मग्गे में काला रंग घोला। उसके बाद कपड़े की सहायता से काले रंग की 2-3 लेयर्स उस रील पर चढ़ाई गई। इसी बीच रविंद्र ने अपने घर के चूल्हे पर सरेस को गर्म करके बिल्कुल लिक्विड शेप में कर दिया। रंग चढ़ाने के बाद हम लोगों ने सरेस को भी रील पर 2-3 बार चढ़ा दिया। सरेस एक देसी पदार्थ चिपकाऊ सॉल्यूशन होता है। अब सरेस लगाने के बाद आया सबसे महत्वपूर्ण किंतु खतरनाक इवेंट। वो इवेंट था ट्यूबलाइट और बल्ब को फोड़कर उसका बारीक चूरा बनाना। संजू भैया ने अब पहले आंखों पर काला चश्मा लगाया। उसके बाद सबसे पहले ट्यूबलाइट और बल्ब के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। उसके बाद सिलबट्टे पर उन टुकड़ों का बारीक चूरा भी संजू भैया ने ही बनाया। संजू भैया ये काम एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह करते जा रहे थे। अब संजू भैया ने लुंगी की सहायता से बारीक कांच को सरेस लगे मंजे पर धीरे धीरे सूतना शुरू कर दिया। मैं और रविंद्र आंखें फाड़े इस नजारे को देख रहे थे। अगले 1 घंटे तक संजू भैया ने बारीक कांच की 2 लेयर्स उस मंजे पर चढ़ा दी थी। इस कार्य के बीच में एक बार उनका हाथ कट भी गया और खून की चंद बूंदें फर्श पर गिर भी गई थी। संजू भैया ने बिना विचलित हुए अपने काम को सफलतापूर्वक निपटा दिया था। किंतु मैं ये देखकर विचलित हो जा रहा था कि राजू भैया की लुंगी फटफटाकर तार तार हो चुकी थी। किंतु ब्रह्मास्त्र बन जाने की खुशी उस डर से बड़ी थी, इसीलिए मैं प्रसन्न भी था। अब करीब 4:30 बजे हमारा ऑपरेशन समाप्त हुआ। अब संजू भैया ने घोषणा की, भाइयों, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब 1 घंटे तक ये मंजा यहीं पर सूखेगा। 6 बजे हम लोग इस मंजे को चरखी पर चढ़ाएंगे और उसके बाद शुरू होगा गाजर मूली का खेल। आज चुनना
और धर्मपाल की खैर नहीं। इसी के साथ सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। जब हम वहां से विदा हो रहे थे, तब मैंने तिरछी निगाहों से चिंदी चिंदी हो गई राजू भैया की लुंगी को देखा और फिर तुरंत अपने सिर को एक झटका दिया। हम दोनों बिना किसी बाधा के घर वापस पहुंचे और आहिस्ता से अपने अपने पलंग पर पसर गए। शाम को सत्तू का आनंद लेने के बाद हम दोनों खुशी से दमकते हुए 6 बजे छत पर पहुंचे। रविंद्र पहले ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में चरखी थी जिसमें हमारा ब्रह्मास्त्र करीने से लिपटा हुआ था। संजू भैया पहले ही 3 पतंगे ले आए थे। छत पर पहुंचते ही संजू भैया ने घोषणा कर दी, भाइयों, देखो 3 पतंगे। हालांकि अपनी एक पतंग ही दुश्मन की तमाम पतंगों को नेस्त नाबूद करने के लिए काफी है, किंतु कोई बात नहीं, बाकी की पतंगे महीने 2 महीने के लिए काफी होंगी। संजू भैया की हुंकार सुनकर हम दोनों ने तालियां बजा दी। अब संजू भैया ने एक पतंग के जोते बांधे और 1 मिनट में हमारी पतंग हवा से बातें करने लगी। उस समय आसमान में बहुत थोड़ी ही पतंगें उड़ रही थी। इसी का फायदा उठाकर रविंद्र और मैंने भी थोड़ी देर पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। तभी संजू भैया बोल पड़े, लगता है सबको पता लग गया है कि अपने हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया है, इसीलिए डर के मारे सबकी हवा टाइट हो रही है। कोई अपन से टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तभी संजू भैया का ये डायलॉग पूरा ही हुआ था। अचानक हमारी पतंग के बिल्कुल पास एक पतंग आ खड़ी हुई। संजू भैया ने एक झटके से मेरे हाथ से डोर छीन ली। रवीन चिल्लाया, संजू भाई साहब, छुन्ना दादा मैदान में आ गए। अब मेरे हाथ से पतंग छीनने के बाद संजू भैया ने छुन्ना दादा की पतंग पर नीचे से चीरा मारकर अटैक किया और पेच लड़ गए। हम लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। पेच लड़े जा रहे थे, संजू भैया ढील दिए जा रहे थे। छुन्ना की पतंग ने एक जोर का झटका खाया। हम खुशी से तालियां बजाने लगे। छुन्ना की पतंग लटक गई थी और कटने के कगार पर थी। तभी छुन्ना ने अपनी पतंग को एक जोर का झटका दिया और इसी के साथ हमारी पतंग कट गई। हम तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। छुन्ना और उसके चमचों ने नारा लगाया, भक्का टारे। हमारी पतंग और उससे जुड़ी हुई उम्मीदें भी अब दूर दूर और दूर होती जा रही थी। 1 मिनट तक वातावरण में ब्लेड की धार जैसा पैना सन्नाटा छाया रहा। अब इस सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने चुटकी सी ली, अरे संजू भैया, वो ब्रह्मास्त्र, गायर मूली, शत्रु का नाश, उन सबका क्या हुआ? रविंद्र भी बोल पड़ा, खून से लथपथ ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ? आशंका के विपरीत संजू भैया बर्फ से ठंडे स्वर में बोले, तुम लोगों की मायूसी स्वाभाविक है, किंतु तुम लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि मैंने छुन्ना जैसे पतंगबाज से कितनी देर मुकाबला किया था। लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरी पतंग कट गई, किंतु तुम घबराओ मत, मैं अभी छुन्ना की ईंट से ईंट बजा देता हूँ। संजू भैया को जोश से भरा देखकर हम दोनों भी जोश में आकर बोल पड़े, संजू भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब संजू भैया ने तुरंत दूसरी पतंग हवा में उड़ा मारी। संजू भैया की पतंग देखकर छुन्ना की पतंग चीते की तरह हमारी पतंग पर टूट पड़ी। संजू भैया ने कुशल पतंगबाज की तरह इस हमले से अपने आप को साफ बचा लिया, किंतु छुन्ना के दूसरे कटीले वार से ना बच पाए और पेच चढ़ गई। अरे ये क्या, धरते ही भक्क। हमारी पतंग 1 सेकंड में यह जा और वह जा। छुन्ना ने हमारे ब्रह्मास्त्र की
अब की पूरी हवा निकाल दी थी। संजू भैया के साथ साथ मैं और रविंद्र भी बेहद मायूस हो गए थे। कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। अब संजू भैया आगे बढ़े और आखिरी पतंग को हाथ में लेने के साथ ही बोल पड़े। मैं ये ऐलान करता हूं कि यदि मेरी ये आखिरी पतंग भी कट गई तो मैं पतंगबाजी से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। तुम दोनों मेरी कितनी भी मिन्नतें करोगे तो भी मैं अपना संन्यास नहीं तोड़ूंगा। संजू भैया की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर हम दोनों स्तब्ध रह गए। मैं रविंद्र के कान में फुसफुसाया। अबे नवीन, संजू भैया तो गए, अब अपने मजे हो गए। अब आज के बाद अपन को भी पैंच लड़ाने का मौका मिलेगा। रविंद्र भी फुसफुसाया। सच कह रहा है। चरखी पकड़ पकड़ के और पतंग को छुट्टी दे देकर मेरे हाथ तो दर्द करने लगे हैं। हम दोनों की चर्चाओं से अनभिज्ञ संजू भैया पतंग को उड़ाने में मशगूल थे। पतंग हवा में काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। संजू भैया दांत पे दांत जमाए हुए पतंग उड़ाने में लगे हुए थे। तभी छुन्ना दादा की पतंग हमारी पतंग के नजदीक आ गई। अब की संजू भैया ने छुन्ना दादा से बचने की कोशिश नहीं की और छाती ठोक कर सीधे अपनी पतंग का सीधा वार छन्ना पर कर दिया। मैं और रविंद्र संजू भैया की बहादुरी देखकर भौचक्के के रह गए। किंतु हाय रे हमारी किस्मत, हाय रे ब्रह्मास्त्र, हाय रे संजू भैया की भीष्म प्रतिज्ञा, संजू भैया की पतंग फिर से रखते ही कट गई। छुन्ना दादा के चौओं ने जोर से हक काटा रे का नारा लगा दिया। पतंग कटते ही संजू भैया ने गुस्से से अपना हाथ सामने दीवार पर दे मारा। अंत में संजू भैया गुस्से से दहाड़े। बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। तुम लोग अब मेरी कितनी भी खुशामद करो, मैं अपना संन्यास वापस नहीं लूंगा। सुनकर सबसे पहले रविंद्र ने चुटकी ली। लेकिन संजू भाई साहब, हम तुम्हारी खुशामद क्यों करेंगे? मैं भी बोल पड़ा। संजू भैया, तुम्हारे दिमाग में ऐसे हाहाकारी विचार आते कहां से हैं? अब पतंग उड़ाने की बारी हम दोनों की है। तुम कृपया करके चरखी पकड़ने की जहमत उठा लेना। जिस समय ये वार्तालाप चल रहा था उसी समय किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। चौंक कर मैं घूमा तो देखा कि वे राजू भैया थे। हम तीनों राजू भैया को देखकर चौंक गए। राजू भैया चलती नजरों से मुझे और संजू भैया को घूरते हुए बोले, तुम दोनों में से किस गुस्ताख ने मेरी नई नकोर लुंगी गायब की है? लुंगी का नाम सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किंतु अपने आप को संभालते हुए मैं अकड़ कर राजू भैया से बोला, हमें क्या मालूम तुम्हारी लुंगी कहां चली गई? तुम बेफालतू में हम दोनों पर हर समय शक करते रहते हो। मेरे जवाब को सुनकर राजू भैया ने अपने उल्टे हाथ से मेरी गर्दन दबोची और सीधे हाथ का पंजा संजू भैया के कॉलर पर जमा दिया और जोर से दहाड़े, तुम दोनों में संस्कार नाम की चीज है या नहीं? अपने बड़े भाई को उल्लू बनाना चाहते हो? सालों, जिस स्कूल में तुम्हारा अभी अभी एडमिशन हुआ है उस स्कूल को हम 10 साल पहले ही छोड़ चुके हैं। अभी रविंद्र की मम्मी ने मेरी नई नकोर लुंगी, जिसके अब चीथड़े उड़ चुके हैं, मुझे घोंक में ये कहते हुए पकड़ाई है कि ये कपड़ा दीपू संजू आज हमारे घर भूल गए थे। बताओ सालो, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? राजू भैया का लंबा चौड़ा डायलॉग सुनकर मैं कांप उठा और अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। अब आगे संजू भैया ने राजू भैया से जो कहा उसे सुनकर मैं संजू भैया के प्रति पूरी तरह नतमस्तक हो गया। संजू भैया बोले, अरे राजू भैया, मेरा कॉलर तो छोड़ो। तुम्हारा अपराधी ये दीपू का बच्चा ही है। मैंने पहले ही इसको मना किया था कि राजू भैया की लुंगी को हाथ मत लगा, किंतु फिर भी
महाराज के कानों पर जू नहीं रहेगी। अब राजू भैया के सामने उनका अपराधी खड़ा था। उन्होंने 2 बार मेरे बाल पकड़कर जमीन से 6 इंच ऊंचा उठाकर छोड़ा और ये कहते हुए वहां से चले गए, आज सस्ते में छोड़ रहा हूं, आइंदा यदि ऐसी हरकत की तो संटियों से मार लगाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।